नमस्कार, आपकी सेहत है हमारा ख्याल। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। दांतों की बात आती है तो ज्यादातर हम लोग लापरवाह होते हैं। दांतों के डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें दांतों में दर्द या मसूड़ों से बदबू आना शुरू हो जाए। नहीं तो दांतों को हम इसी आसरे छोड़ देते हैं कि जब तक चलते हैं चलाएं, बात की बाद में देख लेंगे। एक रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया है कि जिन लोगों को दांतों की बीमारी होती है उनमें हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड सर्जन एसोसिएशन AIDSC JNK UT प्रेसिडेंट डॉक्टर वासु खनमोत्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी, जय भोले, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब तक मैंने आपके इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचा था, जब तक मैं इस फील्ड के बारे में नहीं सोच रही थी, तब तक मुझे ये डेंटल से जो रिलेटेड कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादातर हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो इससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू हिमालयन मेल रजनीश कौर मैम कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और कुछ डेंटल टिप्स देने का। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहूँगा डेंटल के बारे में। हमें आम जिंदगी में पता है कि ENT क्या है, ENT डॉक्टर कौन है, हमें पता है कार्डियो के डॉक्टर कौन है, हमें पता है ऑर्थोपेडिशियन कौन है, हमें पता है पीडियाट्रिशियन कौन है, बट हमें नहीं पता एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं, हमें नहीं पता प्रोस्टोडोंटिस्ट कौन होते हैं। तो ये हमारी डेंटल की फील्ड्स हैं अलग अलग, जिसमें आपने बाहर एक डेंटल डॉक्टर का कोई गया होगा तो बाहर इतना बड़ा बोर्ड दिखा होगा BDS MDS, तो उसका मतलब क्या है। तो वह थोड़ा सा बेसिक मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अपनी जनता को, क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है उसकी। डॉक्टर तो सारे बराबर हैं, बट एक डेंटिस्ट के पास एक टीम रहती है 7-8 डॉक्टर्स की, MDS की, हर एक डेंटल सर्जन के पास रहती है। तो वो उस फील्ड का महत्व क्या है। तो मैं स्टार्ट करूंगा एंडोडोंटिस्ट। देखना कभी आप बोर्ड में एंडोडोंटिस्ट लिखा होगा, तो एंडोडोंटिस्ट का मेन मोटिव रहता है आर्थिटीज करना या एपिसेक्टमी करना। देन एक प्रोस्टोडोंटिस्ट होता है जो कि हमारे नकली दांत लगाता है, या फिर आमतौर पे हम बोलते हैं हमने कैप लगानी है, हमने दांतों पे कैप लगानी है, जो आमतौर पे हम जनता बोलती है कि आज दांत निकल गया हमें कैप लगानी है, तो वो प्रोस्टोडोंटिस्ट का काम है। या हमें ये नहीं पता कि जिनके नाक नहीं होता, कान नहीं होते, पैरों की उंगलियां नहीं होती, और यहाँ जो नए नए बच्चे होते हैं उनका पैलेट जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा नहीं होता, तो दूध कैसे पिए, वो सब लग जाता है, वो सब लगता है, तो वो काम प्रोस्टोडोंटिस्ट करता है। ओके। देन एक हमारे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत को सीधे करने के लिए हमारे पास ऑर्थोडोंटिस्ट आता है। तो वो हमने बहुत देखा है कि हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हो रहे हैं, तो इसके फिर हम ब्रेसेस लगवाते हैं, तार लगवाते हैं, जिसे आमतौर पे हम कहते हैं, तो ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। देन कोई सर्जरीज करनी हो तो हम ओरल सर्जन्स होता है हमारे पास। देन गम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो या सर्जरीज हो तो वो पेरियोडोंटिस्ट करता है। देन हमारा बच्चों का भी स्पेशल होता है हमारे फील्ड में, जिसे हम पीडियोडोंटिस्ट कहते हैं। देन हमारे जो ओरल कैंसर की स्टडीज़ करता है, या स्लाइवा की स्टडी करता है, या मिकोजा की स्टडी करता है, तो उसे हम ओरल पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। देन हमारा एक जहाँ पे हम एक्सरे लेते हैं, या बड़े बड़े हम बोलते हैं कि OPG करवा लें, एंड इसका एक डॉक्टर होता है, उसे हम कहते हैं OMR की एक फील्ड है जी जी, रेडियोलॉजी की वो डॉक्टर हैं तो वो हमारे फील्ड में रहता है। एंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सर्विस करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ की हमने देखा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की गम्स और टीथ में, तो वो पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर्स हैं जो MDS होते हैं, तो वो सर्विस वगैरह करके हमें रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करते हैं कहाँ पे क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सर, वैसे तो सच में बोलूं तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तब मैंने, और आज आपसे मैंने ये थोड़ा बहुत जानकारी ली, और आई एम
थैंकफुल टू यू कि हमारे दर्शकों को भी इन फील्ड्स के बारे में पता चला। सर अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि एक बच्चा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो कब से उसके दांत आना शुरू होते हैं और किस स्टेज तक उसके दांत आना हम नॉर्मल मानते हैं? जब बच्चा न्यूबॉर्न इन्फेंट बॉर्न होता है तो अराउंड 6 मंथ से उसके दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी सर। तो और ये इसे हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। और जो परमानेंट टीथ हैं, जो पक्के दांत जिसे कहते हैं, कच्चे और दूध वाले दांत और पक्के दांत, तो जो उसके पक्के दांत हैं वो 12 से 13 साल तक सारे आ जाते हैं। सर जैसे कि मैंने ये सुना है, जो पुरानी हमारी धारणाएं हैं कि जो मिल्की टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लग सकता। क्या ये मिथ जो है वो सही है, या उसमें अगर कीड़ा लगता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन टूडेज एरा और पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, जी जी, तो भी कभी बच्चे होते थे, तो उस टाइम कीड़ा लगना और आज में कीड़ा लगने में क्या फ़र्क है? कीड़ा लगता है, चाहे 6 महीने का बच्चा हो चाहे 1 साल का बच्चा हो, कीड़ा जरूर लगता है। बट पहले हम क्या होता था, बर्गर नहीं होते थे, मोमोज नहीं होते थे, फास्ट फूड या कोई अपना शुगर वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं होते थे, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, तो वहाँ कीड़ा लगना कम लगता था। तो सर जो बच्चा मदर फीड ले रहा है तो क्या उसमें चांसेस बढ़ते हैं कि कीड़ा? कीड़ा लगता है, कीड़ा लगता है, उसमें भी क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो उसमें भी कीड़ा लगने के चांसेस हैं। ओके। सर इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी कि जब हम बात करते हैं कि कीड़ा लग रहा है या बच्चे को उस टाइम पे, तो जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो वो ब्रश नहीं कर सकता, हम माउथ वॉश यूज़ नहीं कर सकते, तो वैसे बच्चों के लिए हम क्या अडॉप्ट करें, क्योंकि ओरल हेल्थ तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे इसमें? हाँ, इस चीज़ में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जनरली हमें नहीं पता होता कि अब न्यू बॉर्न है, 6 मंथ्स में टीथ आ गया है एंड कीड़ा भी लगने के चांसेस हैं, तो अब टीथ कैसे साफ़ किया जाए? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा और उनकी मदर्स को जिनके अभी न्यू बॉर्न हुए हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद, जब रात को दिन में जब भी करते हैं, उसके बाद आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में साफ कपड़ा, बच्चों के लिए अब हाइजीनिक मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, चाहे बड़ा हो छोटा हो। तो गर्म पानी लेके साफ कपड़ा लेना है, साफ कपड़े को डिप करना है गर्म पानी में एंड उससे टीथ क्लीन करने हैं। इससे होगा कि कीड़े लगने का खतरा कम रहेगा और दांत भी साफ रहेंगे। सर कोई स्पेसिफिक कुछ क्रीम वगैरह या नॉर्मल आप सिर्फ पानी से ही साफ करें? हाँ, नॉर्मल पानी जो आपका घर का पानी है उसको गर्म कीजिए, कपड़े सोक कीजिए उसमें और उससे दांत साफ कीजिए। जो आपका 6 मंथ्स या 8 मंथ्स का बच्चा होगा, क्योंकि उस जनरली उस टाइम हम उसको ना ब्रश भी नहीं करा सकते, ना माउथ वॉश रिकमेंड कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप गर्म पानी लीजिए, साफ कपड़े से सोक करके उससे दांत साफ कीजिए। सर इसके साथ एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब हम जनरली हम लोग भी अवॉइड करते हैं कि एक दिन में हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और क्या माउथ वॉश ज़रूरी है हमारी ओरल हेल्थ के लिए? हाँ, जनरली हमें 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। एंड माउथ वॉश आपके लिए एक 2 टाइम ब्रश, मॉर्निंग एंड रात को सोने से पहले। एंड माउथ वॉश भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर माउथ वॉश आप नहीं कर पा रहे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले जरूर करवाएं। ठीक है, ये बड़े भी कर सकते हैं जरूर? वो बड़े करें छोटे करें, बट सब कर सकते हैं। मतलब कि हम माउथ वॉश की जगह हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। सर आपने अपने स्टार्टिंग में ही आप टेढ़े मेढ़े दांतों की बात कर रहे थे, तो बेसिकली हमने जो मिथ सुने हैं वो ये है कि अगर आप थंब सक करते हो या बॉटल से फीड करता है बच्चा बहुत देर तक, तो उस वजह से क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं। इस मिथ को भी मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगी, और इसको हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, कोई भी ओरल हेल्थ हो या ओवरऑल हेल्थ हो, इसमें कोई मिथ नहीं है। जो चीज़ बीमारी है तो बीमारी है, तो हमें कोई चीज़ को परहेज नहीं करना चाहिए, इस पर हमें ठीक करना चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आफ्टर 1 ईयर के दौरान आपको ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देनी है। 2 ईयर्स तक बॉटल फीडिंग छुड़वा देनी है, और बच्चों को थंब सकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि जनरली टेढ़े मेढ़े दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं।
जी जी। तो मैं अपना उनकी जितनी उनकी मदर्स हैं या फादर हैं उनको बोलना चाहूँगा कि बच्चों को सबसे पहले तो थंब सकिंग तो ना करवाएं। अगर वो बच्चा थंब सकिंग करता है तो उसके लिए भी एक हमने रूल है कि अगर आपका बच्चा फुल स्लीव्स जैसे कपड़े होते हैं तो वो पहनता तो उसको फुल स्लीव्स को हाथों तक ले आए कि जैसे कि वो अपने थंब को सक ना कर पाए, या फिर जो हमारे पीरियोडोंटिस्ट कहते हैं कि उंगली मोस्टली थंब सक इस अंगूठे से किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे मिर्ची लगा सकते हैं हम। मिर्ची लगाने से अगर बच्चा उसे थंब सक करेगा तो उसे मिर्ची लगेगी, तो उसे वो आदत बन जाएगी कि मुझे थंब सक नहीं करना, तो इसे हम रोक सकते हैं। सर अभी आपने थोड़ा सा पॉइंट बोला था, ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। जी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कंसेप्ट है इसका। ओरल हेल्थ इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ इसलिए बोला है क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि मोस्टलियों के दांत जो 50-60 प्लस जाएंगे तो नहीं होते। जी जी। तो दांत ना होने से हम अच्छे से च्यू नहीं कर पाते। जनरली हमें कोई भी अगर बाइट च्यू करनी है तो 20 to 25 टाइम्स करनी चाहिए कि ताकि अच्छे से इंगल्फ हो। 25 टाइम्स। हाँ, अगर आप डायरेक्ट इंगल्फ कर रहे हैं, अगर बिना दांत के इंगल्फ कर रहे हैं तो ये सारा प्रेशर आपके इंटेस्टाइन और लीवर पे पड़ रहा है, इससे वो उसे खतरा है खराब होने का। सेकेंडली एक प्रॉब्लम है हमारी पेरियोडोंटल प्लाक। अगर 2-3 दिन तक ब्रश ना करें तो टीथ पे एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है। जी जी। और वो जो पेरियोडोंटल प्लाक फॉर्मेशन है वो हमारे हार्ट डिजीज में भी पाई गई है। ओके। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके दांत साफ है ओरल तो- लीजन ठीक से हैं तो आपका ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि वो सारा जो च्यू करके आगे इंटेस्टाइन में जाके हमारी हेल्थ को करता है। सर एक और प्रॉब्लम जो मैक्सिमम हम लोग सफ़र कर रहे हैं उससे, दांतों का पीलापन। दांतों का पीलापन किस वजह से होता है, क्या रीज़न है और इससे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि जब मुस्कुराते हैं तो कहते हैं कि एक सुंदर मुस्कान तभी है जब आपके दांत सुंदर हैं। तो पीलेपन का तो मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगी कि इसके बारे में। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान ने हमें जो कलर दिया है, चाहे बालों का चाहे दांत का, तो वो तो सेम रहता है। बट जिसे कहते हैं हम पीलापन एक्स्ट्रा हो गया है तो वो हमारे दांतों में स्टेन्स और कैलकुलस हो जाता है। जो आपने जनरली आप देखना कभी फोटो खींचना कि अंदर एक पत्थर सा जम गया है, वो पत्थर एक जमने के कारण हम बोलते हैं कि वो दांत ज़्यादा पीला दिख रहा है, बट वो पीला नहीं है। आप इसके लिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बोलते हैं कि हम ब्रश कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा, बट मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगा कि आपके नियर बाय जितने भी डेंटिस्ट हैं, आप तो गूगल है हमारे पास, इतना अच्छा सिस्टम है कि हम उस पर सर्च कर सकते हैं कि नियर बाय हमारा डेंटिस्ट कौन है, तो हम जाके उससे क्लीनिंग करवा सकते हैं। और मैं ये सबको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इन एवरी 6 मंथ में आप दांत को क्लीन भी करवाएं और अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। देखिए हम देखते हैं यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील देख के अपना इलाज कर रहे हैं। मैं हाल ही में एक चीज़ बताऊंगा आपको। एक केस आया था जिसमें घर बैठ के उन्होंने दांत सीधे करने के लिए अलाइनर्स मंगाए थे और उससे लेना पड़ता है पहले इम्प्रेशन। उस इम्प्रेशन लेते लेते उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये घर बैठ के कोई भी इलाज नहीं पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने नियर बाय जो भी डेंटिस्ट है उस पर ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि वही आपको अच्छी सलाह दे सकता है। जी हाँ, मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ घर पे कोई भी ऐसी चीज़ यूट्यूब या कोई प्रोग्राम देखकर अपने बच्चों पे या खुद पे ट्राई मत करें। आप नियरेस्ट जो भी आपके डेंटिस्ट हैं या जो भी कोई भी हेल्थ सर्विसेज आपने लेनी है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है मेरा वो है कि हम लोग अगर किसी से मिलते हैं तो समटाइम हम उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि एक बैड ब्रेथ जो है, सांस की बदबू जो है, जो हम बात करते हैं तो हम फेस करते हैं, तो बेसिकली उसका रीज़न क्या होता है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? क्योंकि जनरली लोगों को पता भी नहीं होता। अगर पता चल जाता है तो क्या हम इसके लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जो सांस की बदबू है उससे हम बच सकें? एक्चुअली मैंने फर्स्टली आपको ये भी बताया था कि इन एवरी 6 मंथ आपको टीथ क्लीन करवाने हैं। तो क्या होता है, टीथ में कैलकुलस और स्टेन्स की जो परख होती है, परत, तो जम जाती है। जब तक वो क्लीन नहीं कराएंगे तो वो
एक बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो जब जमते हैं तो वो स्मेल देते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बोला था ओरल हेल्थ इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। जी जी। तो जब ये केस क्या होता है कि जब गैस्ट्राइटिस होता है तो जो आपने देखा होगा कि आप खट्टे डकार आना जी। या मुंह से पानी बाहर निकलना, तो वो क्या होता है, जो उसमें HCl होता है, उस पानी में HCl हमारे दांतों पे जाके लग जाता है। तो उससे हमारा जो एक्चुअली दांत की होती है 3 लेयर। पहली होती है इनेमल, डेंटिन और पल्प। जो हमारा इनेमल होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़, अगर उस पर जाके वो लग जाती है तो उस पर कैरीज होने का भी खतरा है और बैड ब्रेथ का भी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि डेंटिस्ट पे जाके क्लीनिंग जरूर करवाएं। क्लीनिंग से एक तो दांत साफ भी रहेंगे और जो आपके कीटाणु है वो भी बाहर निकल जाएंगे, और साथ में माउथ वॉश जरूर यूज़ करें। सर कैरीज मीन्स कीड़ा। सर कीड़ा क्या मेडिसिन से हम उसको ठीक कर सकते हैं या दांत निकलवाना ही पड़ता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को जनरली सब फ़ोन करके पूछते हैं कि सर प्लीज़ आप मेडिसिन बता दीजिए, मुझे दांत में बहुत दर्द है, कीड़ा लग गया है। उनको पता चल गया कि वो काला काला है कुछ जी, चीज़, जी। तो शायद दवाई से ठीक हो, बट नहीं, ये एक डेंटल प्रोसीजर है। जब तक कीड़ा निकलेगा नहीं तब तक आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, और कोई दवाई नहीं है। दवाई बेसिकली जो दवाई है वो दर्द ठीक करने के लिए ज़रूर है, बट वो कुछ टाइम के लिए। बट जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो मुझे लगता नहीं वो ठीक होगा। और सेकेंडली एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा नहीं। बीच में रोक रहा हूँ, कि हमारे जो दर्शक हैं वो डॉक्टर्स पे आने पे बहुत डरते हैं कि उन्होंने बहुत मिथ सुने हैं कि दांत साफ कराने से शायद दांत गिर जाते हैं या वीक हो जाते हैं। बट जी। मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के जनरेशन, आज के एरा में नए टेक्नोलॉजीज़ के अल्ट्रासोनिक लेजर्स आ चुके हैं, जिससे कि आपको ऐसा खतरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो दांत साफ कराने से उल्टा दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 6 महीने में ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाके दांत जरूर साफ करवाएं। सर जैसे कि मैंने रीड किया है कि फ्लोराइड एक सप्लीमेंट हम कह सकते हैं जिससे दांतों की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम फ्लोराइड को इंटेक कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आती है, उन मेडिसिन को लेने से फ्लोराइड जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, या क्या है? देखिए, फ्लोराइड्स जो है हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है, तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जो भी आप टूथपेस्ट आपके डेंटिस्ट रिकमेंड करे तो यहाँ आप लें, तो उसमें फ्लोराइड जरूर, चाहे बच्चे के लिए चाहे बड़ों के लिए, फ्लोराइड्स होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है फ्लोराइड्स। सर ये जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि दांत का कीड़ा, एक्चुअल में वो कीड़ा हटाना या कीड़ा जब ख़त्म करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? मेडिसिन से तो आपने बताया कि वो ठीक नहीं हो सकता है, बट और क्या तरीका है, किस तरीके से कोई प्रोसीजर्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, आपने जैसे मैंने पहले भी बताया कि दवाई से तो कीड़ा ठीक नहीं होता, तो और मैंने ये भी चीज़ बताई थी, हमारे दांत की 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अगर एक्सरे के बाद इनेमल और डेंटिन में कीड़ा पाया जाता है तो वो रेस्टोरेशन फिलिंग, जिसे मसाला भरना आमतौर पे कहते हैं, बट मसाला नहीं होता, वो डेंटल मटेरियल होता है, वाइट सीमेंट, एंड लेज़र वाला भी आता है वो, तो वो भर के हम उसे ठीक कर सकते हैं। थर्डली अब ये है कि अगर वो कीड़ा पल्प में चला गया, जिसे हम बोलते हैं कि दांत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो उसके लिए हमें RCT करनी पड़ती है। RCT क्या होती है? नसों का इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो दांतों की नसें होती हैं उसका इलाज करके उसको ठीक करना। और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि मोस्टली मैंने देखा है कि अपने पेशेंट्स को और बाकी जितने भी डेंटिस्ट के पास आते हैं कि हमारा दांत निकाल दें, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दांत मत निकलवाएं, जो आपका असली चीज़ है वो मत निकलवाएं, आप उसी को ठीक करवाएं। जो ओरिजिनल चीज़ है उसे ओरिजिनल रहने दें, उसे ठीक करवाएं, चाहे RCT करवाएं चाहे फिलिंग करवाएं, बट दांत निकलवाना इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप अपना असली दांत निकलवा रहे हैं। क्यों हम देखते हैं कि नहीं यार वो कॉस्टली है, या मुझे लगता है कि वो मिथ आ जाता है, एक टाइप का मिथ कि नहीं उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल एडवांसमेंट है, डेंटिस्ट के पास, सबके पास एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप विद इन डे आप RCT कंप्लीट करके आप उसे बेच सकते हैं। एंड सेकेंडली, अब उन पेशेंट्स के लिए जो दांत नहीं है जिनके लिए, और जो वो दांत लगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बोलूँगा कि
जो इम्प्लांट है, एक इम्प्लांट बहुत अच्छी चीज़ आई है डेंटल में। टाइटेनियम का एक इम्प्लांट होता है, वो लगा के आप दांत भी लगवा सकते हैं और बहुत अच्छा है वो। और नहीं तो आप अगर इम्प्लांट नहीं जाना चाहते तो आप अपना डेंटल क्राउन, जिसे हम कैप कहते हैं, वो लगवा के अपने दांतों को बचाएं और दांतों को स्माइल, एक ब्राइट स्माइल रखें अपने कि अब ये तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बिना दांत के रहें जी। तो हमारा एक स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फेस के लिए। सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, टूथ सेंसिटिविटी से लेकर जो झंझनाहट होती है उसके लिए जल्दी जल्दी में मुझे एक लास्ट कोई एक ऐसा उपचार बता दे, कैसा इलाज बता दे कि हम उससे रिकवर कर सके, क्योंकि मैं भी उस प्रॉब्लम से कभी कभी सफ़र कर जाती हूँ। तो देखिए, टूथ सेंसिटिविटी बहुत टाइप की है जी जी। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि डेली 2 टाइम ब्रश करें और गुनगुना पानी, मैंने जैसे बताया आपको, वार्म सलाइन वाटर रेंजेस, तो गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा कोसा होके उसे कुल्ले कीजिए, नहीं तो माउथ वॉश। अब आप अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो सबसे बेस्ट है गाड़ी उठाएं और डेंटिस्ट के पास जाएं और क्योंकि अब बाय एक्सरे हमें पता चलता है कि वो सेंसिटिविटी हो क्यों रही है। देखिए, हम डेंटिस्ट को फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरे को सेंसिटिविटी हो रही है, बट जब तक वो आपको क्लिनिकली, देखिए अभी जितने बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि अब मैं आपको ये चीज़ बताऊं अपने दर्शकों को कि जो एक डेंटिस्ट है वो फ़ोन पे बातें करके नहीं बना है, वो क्लिनिकली वहाँ पे कॉलेज जाके उन्होंने पेशेंट किए हैं तब जाके बना है। फ़ोन पे देखिए, फ़ोन पे कोई डिग्री नहीं ली जाती है, तो आप उसे कंसर्न कीजिए वहाँ डेंटिस्ट के पास जाके कि मेरे को झंझनाहट हो रही है तो इसे ठीक कैसे किया जाए। सर लास्ट में जाते जाते मैं आप प्लीज़ कुछ अपील या कोई दर्शकों के लिए हमारे कोई स्पेशल मैसेज है तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैंने इतनी सारी बातें बताई कि ये हमारी ओरल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, दांत का कीड़ा लगना या कैंसर जैसे भी हमारे लीजन्स हैं उसको रोकना, और ये तो हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट करती हूँ, तंबाकू और ये इनसे भी हमारे डेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इफेक्ट करता है। तो जैसे एक आपने देखा होगा को लोगों को तंबाकू खाने की बड़ी आदत है, तो केराटोसिस एक कैंसर है, तो उसे वो बहुत इम्पेक्ट करता है। तो वो मुझे तो लगता है कि नहीं खाना चाहिए, बट इसको रोकने के लिए हमें एक टीम बनानी चाहिए। जैसे मैं अब बात करूं हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूं, जैसे कुपवाड़ा एरिया, बारामूला एरिया, राजौरी एरिया, पुंछ एरिया, नौशहरा एरिया, लंबेड़ी एरिया, दबलैड एरिया, सोल एरिया, अरनिया एरिया, परमंडल के आगे जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ फारलॉन्ग्स और भी जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे डेंटिस्ट की कमी है। ऐसे जम्मू में तो सिटीज़ में तो आप बात करें हॉस्पिटल्स, उसमें भी कमी है, और बट सबसे पहले ये बात करूँगा फारलॉन्ग्स एरियाज़ हमारे, उसमें तो डेंटिस्ट की बहुत कमी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा हमारे गवर्नमेंट से, क्योंकि अब गवर्नमेंट की बात की जाए तो एक आप देख रहे हैं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रेडी किया, कैसा रोड्स मैप तैयार किया, जो मैंने सिस्टम स्टार्ट किया, नई बिल्डिंग्स, IIM, एम्स, NIT, IITs, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जम्मू कश्मीर को कभी ये चीज़ मिल सकती है। तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया इन चीज़ों को लाने के लिए। एंड कभी मैंने सोचा नहीं था कि स्टारबक्स इतना फेमस जम्मू कश्मीर में मिलेगा, एंड KFC हो गया, थोड़ा वेदांता होटल हो गया, एंड बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, मिल सकता है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमने उपलब्धियाँ प्राप्त की, अचीव कर ली हैं और बहुत अच्छी की हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी की है, मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट का कि हमारे जम्मू कश्मीर को आप बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं और आगे भी आप ऐसे देते रहेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा हेल्थ की, हेल्थ में भी ओरल हेल्थ की। ओरल हेल्थ में मैं अपने गवर्नमेंट को अपील करूँगा कि प्लीज़ ओरल हेल्थ स्कीम्स, ओरल रिसर्च स्कीम्स, डेंटल इंश्योरेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लाएँ ताकि डेंटिस्ट वहाँ जा इनको अब्जॉर्ब करें, डेंटिस्ट को, और फारलॉन्ग एरियाज़ में जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसको हम रोक सकते हैं, चाहे NRHM हो, SHA हो, NHA हो, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम हो, PSC हो, या फिर छोटे सब हॉस्पिटल्स में उनको लिया जाए, ताकि हम अपनी ओरल हेल्थ, हमारे दर्शकों की, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रावांत भैना दी थोड़ी मदद कर सकें। बाकी यही बोलूँगा, सरबत दा भला होए। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और ऐसी जानकारी दी जो हमने अभी तक इस फील्ड में हमने नहीं सुनी थी, और ऐसी स्कीम्स के बारे में हमें अवेयर करवाया। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए हेल्थ प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।